चलिए आज हम शुरू करते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या शुरू करेंगे हम लोग? सेंटर ऑफ मास। और क्योंकि रिवीजन पोर्शन है तो हम लोग थोड़ा सा टाइम लिमिट में हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास सबसे पहले जान लेते हैं होता क्या है। तो सब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि आप जब तक सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़ेंगे सबसे पहले आपको जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं रोटेशन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास बहुत इंपॉर्टेंट है। मोशन ऑफ रिजिड बॉडी आपको समझ नहीं, रोटेशनल मोशन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास इंपॉर्टेंट इसलिए है। तो सबसे पहले आपको जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। तो एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है जहां पे टोटल मास ऑफ द बॉडी क्या करता है, आपका कंसंट्रेट करता है। जहां पे टोटल बॉडी ऑफ मास क्या करता है, आपको कंसंट्रेट करता है, ठीक है। ऐसे पॉइंट को हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। जिस पॉइंट पे उस बॉडी का टोटल मास क्या करता हो, कंसंट्रेट करता हो, ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। एक प्रकार का इमेजिनरी पॉइंट होता है। ये क्या होता है, आपका इमेजिनरी पॉइंट होता है। जैसे कि हमने क्या किया, एग्जांपल समझ लेते हैं कि हमारे पास एक क्या है, एक मार्कर है। इस मार्कर को हम ऐसे टिप पे रखते हैं तो जिस पॉइंट पे बैलेंस हो रहा है इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास। अरे कोई मास नहीं है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इस पूरे मार्कर का मास क्या कर रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है। दैट इज दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं क्या कि इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट। It is an imaginary point where all masses of the body about concentrated is known as center of mass। जहां पे सारा बॉडी का मास क्या करता हो, कंसंट्रेट करता हो, ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। गॉट इट नाउ। अब आ जाते हैं सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल्स। किसके लिए? n पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। n पार्टिकल्स के लिए तो मान लीजिए कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट पोजीशन पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। n नंबर ऑफ पार्टिकल डिफरेंट पोजीशन पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हम चाहते हैं कि उसका सेंटर ऑफ मास निकालना। हम चाहते हैं क्या, उसका सेंटर ऑफ मास निकालना। तो कैसे फाइंड होगा? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक मास m1 है, यहाँ पे मास क्या है आपका m2 है, यहाँ पे मास क्या है आपका m3, कुछ ऐसा बॉडी है, इस तरह से बॉडी है। और यहाँ पे मास क्या है आपका mn है, ये क्या है आपका mn, ठीक है। और इस तरह से इसको अरेंज कर देते हैं। तो इसका जो पोजीशन हो गया, हम लोग सेंटर से r1 मान लेते हैं। इसका पोजीशन जो हो गया आपका r2 ले लेते हैं। इसका जो पोजीशन हो गया आपका r3 ले लेते हैं। इसका पोजीशन हो गया rn ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है सेंटर ऑफ मास का, जो फार्मूला होगा आपका RCM इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है तो कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। कहां तक जाएगा आपका, n तक जाएगा। प्लस ये हो गया नाउ m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हो जाएगा एंड सो ऑन। ये आपका क्या हो गया, बेसिक फार्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल्स। किसके लिए, n पार्टिकल्स के लिए, ओके, ठीक है। नाउ मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, तो RCM इक्वल टू, आप सिग्मा का सिंबल यानी कि समेशन कर सकते हैं, समेशन ऑफ MI वेयर I इक्वल टू 1 to n डिवाइडेड बाय क्या, समेशन ऑफ मास वेयर I इक्वल टू अगेन 1 to n। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, पॉइंट हो गया, एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जहां पे टोटल मास ऑफ बॉडी क्या होता है, कंसंट्रेट करता है। समझ में आया बात? नहीं समझ में आया, एक बार फिर से इसको देख लीजिए और लिखिए इसको, ठीक है। लिखिए जल्दी से, हो गया? चलिए ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें दूसरा पॉइंट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। कितने पार्टिकल होंगे, अब 2 पार्टिकल का सिस्टम होगा। कितना होगा आपका, 2 पार्टिकल का सिस्टम। मान लीजिए कि ये 2 पार्टिकल्स है, जिसका मास क्या है आपका m1, दूसरा मास क्या है आपका m2। इधर m1, ये m1 हो गया, दूसरा क्या होगा m2, ठीक है।
और हम एज्यूम कर रहे हैं कि इन दोनों मास का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो किसी इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है, और m1 डिस्टेंस, m1 मास से r1 डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। सेंटर ऑफ मास m1 डिस्टेंस से, m1 मास से r1 डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। सिमिलरली m2 मास से r2 डिस्टेंस पे क्या कर रहा है, वो आपको लाई कर रहा है। किस डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, r2 डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। तो एक स्टेटमेंट क्या होता है कि जो मास, जो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, ठीक है ना। तो इट मींस उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं क्या कि जो r होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आपका मास होगा, ठीक है। दैट इज, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, m1 r1 इज इक्वल टू क्या, m2 r2। m1 r1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, m2 r2। मींस क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं r1 by r2 इक्वल टू क्या, r1 by r2 इक्वल टू क्या, m2 by m1। m2 by क्या हो जाएगा आपका, m1। गॉट इट, ठीक है। अब हम ये तो रिलेशन निकाल ली, आप इसी रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं क्या कि r1 का वैल्यू फ्रॉम द ऑब्जेक्ट m1, r1 का वैल्यू फ्रॉम द ऑब्जेक्ट m1 एंड सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट m1 क्या होगा। तो r1 का जो पोजीशन होता है, r1 का जो पोजीशन होता है उसका वैल्यू होता है आपका m2 by m1 प्लस m2 into r। ये पोजीशन हो गया, किसका निकाले हम लोग, r1 का निकाले, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, m2 by m1 प्लस m2 into r हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से हम क्या निकालेंगे, r2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, r2 का वैल्यू क्या होगा, m1 by m1 प्लस m2 into क्या हो जाएगा आपका r। तो ये आपका क्या निकल गया, r1 और r2 निकल गया। आप इससे प्राप्त क्या ऑब्टेन किए कि पहला आपका r1 कितना होगा, r2 कितना होगा, r1 r2 निकल गया। तो आप सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी बॉडी का। इस रिलेशन से एक चीज पता चल रहा है, इस रिलेशन से एक चीज पता चल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट ऑफ सिस्टम है, उसका जो मास ऑफ बॉडी है वो सेंटर ऑफ मास बॉडी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अगर मास इंक्रीज कर रहा है, जिस तरफ मास हैवी होगा सेंटर ऑफ मास क्या होगा, उसी तरफ शिफ्ट करेगा। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक पेंसिल है, एक मार्कर है फिर से, ठीक है, और मार्कर का हम क्या कैप बाहर निकाल लिए। अभी सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे लाई करेगा, कुछ इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन अभी जैसे ही हम इसकी इस तरफ मास लगाएंगे, यानी कि कैप लगाएंगे इसका, ठीक है, क्या लगा रहे हैं, कैप लगा दिए, तो पहले यहाँ पे था, अब कुछ सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, जिस तरफ कैप लगाए हैं उस तरफ क्या कर जाएगा आपका, कुछ इस तरफ से शिफ्ट कर जाएगा, कुछ इस तरफ से क्या कर गया आपका, शिफ्ट कर गया। बात समझ में आ रहा है, यानी कि जिस तरफ मास ज्यादा होगा, जिस तरफ मास ज्यादा होगा उसी तरफ क्या होगा आपका सेंटर ऑफ मास होगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। इट मींस कि एक टर्म यहाँ पे लिख सकते हैं, आप लोग इसको लिख लिए, लिखते चलेगा, धीरे धीरे लिखते चलेगा आराम से, ठीक है। ये हो गया आपका, लिख लिया ना, ठीक है, गॉट इट, ओके। नाउ अभी पॉइंट अभी समझ में आया कि जिस तरफ मास ज्यादा होगा, जिस तरफ मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास क्या होगा, उसी तरफ क्या कर जाएगा आपका, शिफ्ट कर जाएगा। जिस तरफ मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास क्या कर जाएगा आपका, उसी तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। मींस कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट, दोनों का मास क्या है आपका, सेम है, दोनों का मास क्या है आपका, सेम है। इट मींस कि आपका जो सेंटर ऑफ मास बीच में लाई करेगा, r1 इक्वल टू r2, r1 इक्वल टू r2, दैट इज आपका ये हो जाएगा r/2, यानी कि टोटल डिस्टेंस अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस क्या है आपका, r है, तो r1 इक्वल टू r2 इक्वल टू r/2, मतलब क्या कि सेंटर ऑफ मास, दो ऑब्जेक्ट है और दोनों का मास क्या है आपका, सेम है, दोनों का मास क्या है आपका, सेम है। तो सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, मिडिल पॉइंट पे, कहां पे लाई करेगा आपका, मिडिल पॉइंट पे, ठीक है। ये हो गया, यानी कि r1 इक्वल टू r2, ठीक है। दूसरा केस में आप लिख सकते हैं क्या कि अगर बात कर लेते हैं कि m1 ग्रेटर देन m2 है, m1 ग्रेटर देन क्या है आपका, m2, m1 का मास, m1 का मास m2 से बड़ा है, m1 का मास m2 से बड़ा है। तो हमने बताया है कि जिस तरफ बॉडी का मास ज्यादा होगा, जिस तरफ बॉडी का मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उस तरफ क्या कर जाएगा आपका, शिफ्ट कर जाएगा। मतलब क्या कि ये जो डिस्टेंस होगा r1 डिस्टेंस होगा वो कम होगा और r2 डिस्टेंस क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। r1 डिस्टेंस क्या होगा आपका, कम, क्योंकि इस तरफ मास क्या है आपका, ज्यादा है, इस तरफ मास क्या है आपका, कम है, तो सेंटर ऑफ मास किस तरफ शिफ्ट करेगा, जिस तरफ बॉडी का मास क्या है, ज्यादा है, मतलब कि r1 क्या हो गया, कम, दैट इज यहां पे लिख सकते हैं, दैट इज r1 क्या होगा, लेस देन क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा। सिमिलरली इसके जस्ट अपोजिट थर्ड केस में लिख सकते हैं क्या कि m1 लेस देन क्या है आपका, m2,
अब दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि m1 का जो मास है m2 से क्या है, छोटा है। m2 से क्या है आपका, छोटा है, यानी कि अब सेंटर मास किस तरफ शिफ्ट करेगा, m2 की तरफ शिफ्ट करेगा। किस तरफ शिफ्ट करेगा, m2 की तरफ शिफ्ट करेगा। ये आपका r2 हो गया, ये आपका क्या हो गया, r1 हो गया। गॉट इट, ठीक है। तो सेंटर मास अब किस तरफ शिफ्ट कर गया, m2 मास की तरफ। जिस तरफ मास ज्यादा होता है उसी तरफ शिफ्ट कर गया, ठीक है। तो अब बताइए कि पोजीशन क्या हो गया, r2 लेस देन क्या हो जाएगा आपका, r1 हो गया। r2 लेस देन क्या हो जाएगा आपका, r1। कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका तीन रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखना है, ठीक है। ये आ जाते हैं। अब आ जाते हैं, यहां तक समझ में आया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए अब आगे जाते हैं सेंटर ऑफ मास इन कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। यानी कि सेंटर ऑफ मास डिफरेंट एक्सिस में भी लाई कर सकता है, नहीं लाई करता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि xcm इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय क्या, m1 प्लस m2 प्लस m3। इस तरह से इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं आप, xcm इक्वल टू मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ mi xi where i is equal to 1 to n divided by total mass। ये हो गया आपका। सिमिलरली आप ycm भी डायरेक्ट लिख दीजिए, ycm इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ mi yi divided by m where i is equal to 1 to n, where i is equal to 1 to n। zcm इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, समेशन ऑफ mi zi where i is equal to 1 to n divided by क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग। x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग आप सेंटर ऑफ मास क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि अगर 3 डायमेंशनल होगा बॉडी, अगर 3 डायमेंशनल होगा तो सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, तीनों एक्सिस पे लाई करेगा, तो उसका 3 कोऑर्डिनेट बनेगा। अगर 2 डायमेंशनल होगा तो सेंटर ऑफ मास 2 एक्सिस पे लाई करेगा, और 1 डायमेंशनल तो सिंपल सा एक ही एक्सिस पे लाई करेगा, चाहे वो x एक्सिस हो, y एक्सिस हो या z एक्सिस हो। ओके, ठीक है। यानी कि अगर बॉडी जिस एक्सिस पे लाई करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि बॉडी जिस एक्सिस पे लाई करता है, जिस बॉडी के तरफ एक्सिस होता है सेंटर ऑफ मास उसी एक्सिस पे क्या करता है, आपका लाई करता है। जैसे मान लीजिए बॉडी अगर x एक्सिस पे है तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, x एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इस कंपोनेंट फॉर्मेट में आप कैसे लिख सकते हैं, तीनों कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं। गॉट इट, ठीक। ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस बॉडी, ठीक है। सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस बॉडी, सिंपलर फॉर्मूला इसको, क्योंकि कंटिन्यूअस बॉडी है तो कंटिन्यूअस बॉडी है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस बॉडी है तो उसका मास क्या होगा, हर जगह डिफरेंट होगा, हर जगह मास क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा। डिफरेंट होने के कारण उसको सिंपल तरीके से हम ऐड नहीं कर सकते हैं। उसको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है, क्योंकि आप छोटे छोटे पार्टिकल को ऐड करने का मैथमेटिकल एक ही टूल्स है, वो है आपका इंटीग्रेशन। छोटे छोटे पार्टिकल्स को एक पूरे बॉडी में कन्वर्ट करने के लिए, पूरे बॉडी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा उसको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हो जाएगा। अब आ जाते हैं, ठीक है। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक। थोड़ा सा मोटिवेट होते रहिए आराम से, ठीक है। मोटिवेशन जरूरी है, पढ़ाई में मोटिवेशन जब तक आप मोटिवेट नहीं रहिएगा ना तब तक दिक्कत हो जाएगा। 2 चीज हमेशा याद रखिए, 2 चीज क्या हमेशा याद रखिए, क्या क्या ध्यान जरूर रखना है, किस कंसंट्रेशन बना के रखना है जब भी आप पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन बना के रखिए। दूसरा, आपका राइटिंग रिटन परफेक्ट होना चाहिए। जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं तो उसको बार बार लिखिए, बार बार क्या करिए, लिखिए, तभी आपका क्या होगा, किसी सब्जेक्ट को समझने में आपको आसानी होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, तो कंटिन्यूअस बॉडी के लिए क्या हो जाएगा कि xcm इक्वल टू क्या होगा, पहले rcm लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन करना पड़ता है। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या होगा आपका rdm डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका dm, दैट इज फॉर कंपोनेंट फॉर्मेट लिखेंगे तो इसको कैसा होगा, xcm इक्वल टू x dm बाय इंटीग्रेशन ऑफ मास। सिमिलरली ycm इक्वल टू क्या हो जाएगा,
वाई डी एम इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। सिमिलरली जेड सी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वाई जेड डी एम बाई क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। ओके, इस तरह से आप बॉडी को क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअस बॉडी को इंटीग्रेट कर कर आप किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास आप निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है, यहां तक हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे आप इस बॉडी से रिलेट करके क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे आप सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड निकालना चाहते हैं, फाइंड क्या करना चाहते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ, ये लिख लिया आप लोग, लिख लिए आप लोग, ठीक है। ओके, अब हम फाइंड करते हैं, क्वेश्चन से लिखिए फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड हैविंग मास m एंड लेंथ l, हैविंग मास m एंड लेंथ l। तो मान लीजिए एक रॉड है, ये क्या है आपका एक रॉड है, ठीक है, रॉड, और इसका मास क्या है आपका m है और लेंथ क्या है आपका l है। हम क्या कर रहे हैं कि इस एंड पॉइंट को ऑरिजिन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ऑरिजिन, और ऑरिजिन से x डिस्टेंस पे, ऑरिजिन से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा पार्टिकल्स या पॉइंट मास या जिसको एलिमेंट कह सकते हैं, उसको हम क्या कर लिए, कट कर लिए। एक छोटा सा पार्टिकल या पॉइंट मास ऑफ एलिमेंट क्या कर लिए, कट कर लिए, जिसका थिकनेस क्या है आपका dx है, इसका थिकनेस क्या है dx और मास dm होगा, मास क्या होगा इसका dm होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। इसका मास एक छोटा सा एलिमेंट हमने काट लिया, क्योंकि हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं किसके लिए जानते हैं, एलिमेंट के लिए जानते हैं, किसके लिए जानते हैं, एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो मास जो होगा आपका इसका dm। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मास इस छोटे वाले पार्टिकल का, ठीक है। यूनिटी मेथड से निकाल सकते हैं या फिर आप लीनियर मास डेंसिटी जानते हैं उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लीनियर मास डेंसिटी तो निकाल सकते हैं, नहीं तो आप यूनिटी मेथड से निकालें। तो हम जानते हैं क्या कि l लेंथ में मास कितना है, m है, l लेंथ में मास कितना है आपका m है, तो dx लेंथ में मास कितना होगा, m/l इनटू क्या हो जाएगा आपका dx। Therefore dm का वैल्यू कितना आ गया, m/l इनटू dx, कितना आ गया, m/l इनटू dx। ओके, ठीक है, तो ये हो गया मास m/l इनटू dx, गॉट इट, ठीक। नाउ क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास। अच्छा बताइए कि इसको हमने बताया कि सेंटर ऑफ मास किस एक्सिस के लॉन्ग लाइन, बॉडी किस तरफ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जिसके पहले हमने बताया जिस तरफ बॉडी लाई करे, जिस एक्सिस पे लाई करेगा उसका सेंटर ऑफ मास उसी एक्सिस पे शिफ्ट होगा, ठीक है। यानी कि इसका YCM क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं पहले हम, YCM क्या, इसको क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि बॉडी किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो y सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब निकाल लेते हैं x सेंटर ऑफ मास, xcm इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ xdm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक है, xdm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब बताइए कि ये पोजीशन कितना है, इस पार्टिकल्स के पॉइंट मास का कितना है, x है, और dm का वैल्यू हम कितना निकालना है, dm का वैल्यू कितना निकालना है, m/l इनटू dx, m/l इनटू dx, ओके, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल मास, टोटल मास। लिमिट ले लीजिए, लिमिट कहां से लेंगे, 0 से लेकर l तक, 0 से लेकर कहां तक, l तक, ठीक है। तो xcm इक्वल टू आ जाएगा आपका, इंटीग्रेशन आप लोग को आता नहीं होगा, ठीक है, m/l कांस्टेंट है, m/l कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए, बचा क्या यहाँ पे, x dx बचा, ये लिमिट ले लीजिए 0 से l डिवाइडेड बाय क्या, टोटल मास, m से m कैंसिल हो गया, m से m क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, ठीक है, m से m क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। नाउ xcm इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, तो बचा क्या वहां पे 1/l, और x dx का इंटीग्रेशन बचा है यहाँ पे, x dx का इंटीग्रेशन 0 to l, ठीक है। तो xcm इक्वल टू क्या होगा, 1/l x स्क्वायर बाय 2, लिमिट ले लेते हैं 0 to l, ठीक है। तो लिमिट लेंगे तो क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा बताइए, 1/l इनटू l स्क्वायर बाय 2 माइनस 0, माइनस क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो xcm इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 1/l इनटू l स्क्वायर बाय 2, l से l कैंसिल हो गया, देयरफॉर x सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा आपका, l/2, यानी कि क्या आ जाएगा आपका, l/2 आ जाएगा। यानी सेंटर ऑफ मास किस पॉइंट पर लाई करेगा, l/2, तो आप सेंटर ऑफ मास RCM क्या लिख सकते हैं, l/2, और क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, गॉट इट। तो इस तरह से आप सेंटर ऑफ मास क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंट बॉडी का फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।
हम नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे कि डिफरेंट बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे कैसे निकालेंगे। लाइक आपका रिंग हो जाएगा, डिस्क होगा, सिलेंडर होगा, आपका हॉलो स्फीयर होगा, सारे बॉडी का हम लोग धीरे धीरे निकाले। हमने पिछले क्लास में सेंटर ऑफ मास अपनी आपका रिंग का फाइंड किए, सेमी सर्कुलर रिंग का फाइंड किए, ठीक है। अभी हमने क्या फाइंड किया, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, ठीक है, जिसका सेंटर मास कितना आ गया L/2, यानी कि यूनिफॉर्म रॉड है तो सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, मिडिल में लाई करेगा। गॉट इट, ठीक है। आज का क्लास इतना ही, उसके बाद हम मिलते हैं कल।